जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो स्टैटिक जीके जीएस का 9वां पार्ट है। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही पॉपुलर है और हर एक कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों इस तरह क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं हर एक क्वेश्चन को और समझते हैं एकदम आसानी से। और एक बार दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा दोस्तों, ठीक है। और यदि दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपनी हर एक क्यूएल और क्यूएल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। यदि आपसे पूछ देगा कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है तो याद रखिएगा मछलियों के यकृत तेल में हमेशा विटामिन डी होता है। क्या होता है तो विटामिन डी जो होता है मछलियों के यकृत तेल में प्रचुर मात्रा में यानी कि सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। कहीं कहीं क्या दिया रहेगा डायरेक्ट मछलियों के यकृत कह देगा, तेल ना दे के कहेगा मछलियों के यकृत में कौन सी विटामिन पाया जाता है तो विटामिन डी, या यकृत तेल कह देगा तब पर भी विटामिन डी। यकृत का मतलब क्या होता है लीवर होता है दोस्तों, ठीक है। एक और क्वेश्चन यदि आपसे पूछ देगा कि मनुष्य के यकृत में पूछ देगा यदि आपसे कि मनुष्य के यकृत में कौन सी विटामिन पाई जाती है तो याद रखिएगा विटामिन ए, ठीक है दोस्तों। मनुष्य के यदि यकृत की बात कह देगा तो उसमें विटामिन ए, लेकिन मछलियों के यकृत या यकृत तेल में कह देगा तो विटामिन डी। याद रखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पूछता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। यदि आपसे पूछ देगा किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं तो याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा मंगल एवं बृहस्पति, ठीक है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच हमेशा क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। इन्हीं दो ग्रहों यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछ देगा कि जनगणना जो है संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है तो याद रखिएगा हमेशा जो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। किस सूची तो संघ सूची। जनगणना हमेशा संघ सूची का अंतर्गत आता है। लेकिन यदि आपसे पूछ देगा कि जनसंख्या नियंत्रण यदि आपसे पूछ देगा कि जनसंख्या नियंत्रण किस सूची के अंतर्गत आता है तो यह आता है समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा जनगणना कहेगा तो संघ सूची, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कहेगा तो समवर्ती सूची। अच्छा, इस संघ सूची और समवर्ती सूची और एक होता है राज्य सूची। एक किस सूची में आते हैं तो संविधान के 7वीं, ठीक है, संविधान के 7वीं अनुसूची। कहां संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान के 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूची आता है, यानी कि विषय आता है। कौन सा तो एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। ये तीनों जो विषय हैं संविधान के 7वीं अनुसूची में आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है दोस्तों, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। यदि आपसे पूछ देगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो याद रखिएगा अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट का नाम क्या था बहादुर शाह जफर, लेकिन इनका नाम कहीं कहीं एक और देता है, पता है क्या इनका नाम देता है बहादुर शाह द्वितीय कहिए या बहादुर शाह जफर कहिए, दोनों एक ही बात है। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन पूछता है इनसे रिलेटेड कि 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था तो यही था दोस्तों बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह द्वितीय कहिए। उसके बाद 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके रंगून भेज देते हैं जहां उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि बाबरनामा किसकी आत्मकथा है। ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा कि बाबरनामा किसकी आत्मकथा है तो देखिए डायरेक्ट आप क्या बोलिएगा कि मुगल सम्राट बाबर की। ठीक है, मुगल सम्राट बाबर की बाबरनामा आत्मकथा है। ठीक है, और किस भाषा में बाबर ने लिखा था, किस भाषा में, तो याद रखिएगा तुर्की भाषा में। बाबर ने जो है तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा था अपनी आत्मकथा को। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, यह बाबरनामा को फारसी में एक ने लिखा था और उसका नाम दिया था पता है क्या, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखा था फारसी में, तो था अब्दुल रहीम खान। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा को फारसी में लिखा था और उसका नाम दिया था तुजुक ए बाबरी किसने लिखा था, तो अब्दुल रहीम खान ने। लेकिन किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की दोस्तों, याद रखिएगा। और बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो बाबरनामा, जिसकी तुर्की भाषा में खुद बाबर ने लिखा था। और तुजुक ए बाबरी भी बाबर का ही आत्मकथा है, लेकिन इसको फारसी में लिखा हुआ है अब्दुल रहीम खान द्वारा। दोस्तों बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था। यदि आपसे पूछ देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। कब किया था, तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इस आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो, इंग्लिश में कहते हैं डू और डाई। ठीक है, बड़ा ही क्वेश्चन पूछता है कि करो या मरो नारा का किस आंदोलन में दिया गया था, तो भारत छोड़ आंदोलन में डू और डाई या करो मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने ही दिया था। और आंदोलन किस समय शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो 8 अगस्त 1942 को, याद रखेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एंजाइम मूल रूप से किसकी बनी होती है। यदि आपसे पूछ देगा कि एंजाइम मूल रूप से किसकी बनी होती है, तो एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। यदि आपसे पूछ देगा कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो याद रखिएगा मानव शरीर का तापमान जो है, याद रखिएगा, यदि सेल्सियस में पूछ देगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। यदि सेल्सियस में कह देगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यदि फॉरेनहाइट में कह देगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा। लेकिन यदि केल्विन में पूछ देगा तो क्या हो जाएगा कि 310 केल्विन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि कह देगा कि सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन दोस्तों मानव शरीर का तापमान होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, पूछ देगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा शुक्र। ठीक है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बहुत सारा इसे क्वेश्चन बनता है, कह देगा कि सबसे गर्म ग्रह कह देगा, सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र ग्रह। भोर का तारा या कह देगा कि शाम का तारा, भोर का तारा या शाम का तारा तो शुक्र ग्रह हो जाएगा दोस्तों। पूछ देगा आपसे कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कह देगा, पृथ्वी का निकटतम ग्रह, तब क्या हो जाएगा, तो शुक्र ग्रह हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर यदि पूछ देगा आपसे कि बिना उपग्रह वाला ग्रह तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह। और एक ग्रह है कौन सा, तो बुध। ये दो जो ग्रह है शुक्र और बुध, बिना उपग्रह यानी कि कोई भी उपग्रह इनका नहीं होता है। तो कितना क्वेश्चन बन गया देखिए कि सबसे चमकीला ग्रह कह देगा, यानी कि सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र ग्रह, सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र ग्रह, भोर का तारा शुक्र ग्रह, शाम का तारा शुक्र ग्रह,
पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह, बिना बिना उपग्रह वाला, यानी कि जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो शुक्र और बुध दोस्तों, याद रखें। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? यदि आपसे पूछ देगा कि बिंदुसार किस वंश का शासक था, तो याद रखिएगा मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार। लेकिन फिर यदि पूछ देगा आपसे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था, और इसी का जो पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र हुआ बिंदुसार था दोस्तों, और इसे बिंदुसार का जो पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, बड़ा ही ये सब फेमस क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? यदि आपसे पूछ देगा कि लिंगराज मंदिर कहां स्थित है, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर में। कहां है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में दोस्तों लिंगराज मंदिर स्थित है, और भुवनेश्वर कहां पड़ता है? तो उड़ीसा में दोस्तों। ठीक है, कहां है? तो उड़ीसा में, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछ देगा आपसे कि इसका निर्माण किसने किया था, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिएगा ययाति केसरी, ययाति केसरी। ठीक है, ययाति केसरी ने बनवाया था लिंगराज मंदिर को। कहां है? भुवनेश्वर में पड़ता दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यदि आपसे पूछ देगा कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है या एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह दोस्तों, याद रखिएगा। और इस उपग्रह को पता है क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह। ठीक है, पूछ देगा आपसे कि जीवाश्म ग्रह किसे कहता है, तो चंद्रमा कहता है। जीवाश्म ग्रह लगाया था, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जीवाश्म ग्रह किसे कहता है? तो चंद्रमा कहता है, जो कि क्या है? एक उपग्रह है, और किसका है? तो पृथ्वी का एक उपग्रह दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा कि दक्षिण अमेरिका या दक्षिण अमेरिका महादेश में चारागाह को क्या कहा जाता है, तो देखिए चारागाह को घास का मैदान, घास का मैदान, कहीं कहीं चारागाह दिया रहेगा, कहीं कहीं घास का मैदान दिया रहेगा। तो दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को या चारागाह को क्या कहता है, तो याद रखिएगा पंपास। ठीक है, पंपास जो है दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा किस देश में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका का किस देश में? पूछा किस देश में पड़ता है, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना। किस देश में है? तो अर्जेंटीना देश में है। क्या? तो यह पंपास है। ठीक है, अर्जेंटीना देश में। और यही नहीं, अर्जेंटीना का हृदय, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा पंपास। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है, तो पंपास को कहा जाता है। अच्छा ये पंपास कहां पड़ता है, किस देश में पड़ता है जो कि घास का मैदान है, तो अर्जेंटीना में पड़ता है। या महादेश पूछ देगा तो दक्षिण अमेरिका महादेश में। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, क्या पता है कि उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहता है, तो याद रखिएगा प्रेयरी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहता है, प्रेयरी कहता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि राज्य हड़प नीति किस अंग्रेज ने अपनाया था? यदि आपसे पूछ देगा कि राज्य हड़प नीति किस अंग्रेज ने अपनाया था, राज्य हड़प नीति अपनाने वाला अंग्रेज कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जी ने, जो लॉर्ड डलहौजी था उसी ने जो है राज्य हड़प नीति को अपनाया था दोस्तों। इस राज्य हड़प नीति को व्यापकगत सिद्धांत, व्यापकगत सिद्धांत, इस क्या कहते हैं, व्यापकगत सिद्धांत कहते हैं। राज्य हड़प नीति को व्यापकगत सिद्धांत या इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। या किसने अपनाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापकगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था दोस्तों। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि राज्य हड़प नीति को अपनाने वाला मुगल बादशाह कौन था? बादशाह,
मुगल बादशाह यानी कि मुगल सम्राट, मुगल सम्राट कह देगा या मुगल बादशाह कौन था राज हड़प नीति अपनाने वाला, तो अकबर। ठीक है, राज हड़प नीति अपनाने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर। लेकिन राज हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन लैप्स अपनाने वाला कौन था, अंग्रेज, तो लॉर्ड डलहौजी यानी कि जनरल लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा टोटल कितनी होती है, तो 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। और इसका मनोनयन कौन करता है, मनोनयन 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, पूछ दिया किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है राज्यसभा में। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि कुल कितने सदस्य होते हैं। देखिए कुल जो है इसमें राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, 250 सदस्य जब टोटल होते हैं, इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति। तो शेष जो बच गए, कितने बच गए, 238। 238 जो सदस्य होते हैं या तो राज्य से होते हैं, राज्य से होते हैं या संघ राज्य क्षेत्र से होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र से 238 सदस्य होते हैं। 238 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से और 12 सदस्य जो होते हैं मनोनयन होते हैं किसी द्वारा, मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा। और टोटल जब मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 250 सदस्य होते हैं, जो कि राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य हैं, जिसमें 238 सदस्यों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। यदि आपसे पूछ देगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे एक और नाम से जाना जाता है, ये तो गांधी इरविन समझौता, इसे कहा जाता है दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता। ठीक है, याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता जो 1931 ईस्वी में होता है उसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, यह कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था, तो देखिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में। इसी को खत्म करके यानी कि इस आंदोलन को रोकने के लिए किया गया था 1931 ईस्वी में गांधी इरविन द्वारा, मतलब गांधी जी और इरविन जो है लॉर्ड इरविन के गवर्नर जनरल था, उसी के द्वारा 1931 ईस्वी में एक समझौता किया गया जिसे दिल्ली समझौता भी कहा गया था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसी भी सविनय अवज्ञा की भी शुरुआत जो किसने किया था, गांधी ने किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहां स्थित है। ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा कि इंडिया हाउस कहां स्थित है, तो याद रखिएगा इंडिया हाउस कहां स्थित है, तो लंदन में। ठीक है, इंडिया हाउस कहां स्थित है, तो लंदन में। फिर यदि पूछ देगा कि इसका निर्माण किसने कराया था, इंडिया हाउस का निर्माण लंदन में किसने कराया था, तो याद रखिएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस का निर्माण कराया था। कब कराया था, तो याद रखिएगा साल 1905 ईस्वी में। ठीक है, साल 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस का स्थापना किया था। ठीक है, यानी कि बनवाया था। यदि आपसे पूछ देगा एक और क्वेश्चन, ये तो हो गया इंडिया हाउस, लेकिन एक और है भारत भवन। भारत भवन पूछ देगा आपसे कि भारत भवन कहां पे है, भारत भवन, तो याद रखिएगा भोपाल में। ठीक है, इंग्लिश में दिया है कि इंडिया हाउस, लेकिन हिंदी में वहीं दिया है कि भारत भवन। इंडिया हाउस लंदन में है और भारत भवन का है भोपाल में है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। आपसे पूछ देगा कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, याद रखिएगा लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस, यानी कि जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O। ठीक है, क्या, N2O। ठीक है, रासायनिक सूत्र N2 होता है और जो कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या, लाफिंग गैस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हंसाने वाली गैस।
हंसाने वाली गैस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछते रहता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। यदि आपसे पूछ देगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो याद रखेगा विशाख दत्त, विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, यानी कौन है, तो विशाख दत्त है। अब पूछ देगा कि मुद्रा राक्षस किस शासक के बारे में है, मुद्रा राक्षस किस शासक के बारे में है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त। ठीक है, लेकिन मुद्रा राक्षस किस शासक के बारे में है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मुद्रा राक्षस के, मतलब मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। यदि आपसे पूछ देगा कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो याद रखिएगा रूसी क्रांति जो हुई थी साल 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा इसकी शुरुआत करने वाला नेता कौन था, पूछ देगा कि रूसी क्रांति का नेता कौन था, तो याद रखेगा लेनिन, लेनिन। ठीक है, रूसी क्रांति का नेता कौन था, लेनिन था। ठीक है, एक और इसमें बनता है क्वेश्चन कि इसमें नारा क्या दिया गया था, इस युद्ध में एक नारा दिया गया था, नारा था युद्ध का अंत करो, युद्ध का अंत करो। ठीक है, अंत करो, लेकिन किस युद्ध के बारे में अंत करने के लिए कह रहा है, तो प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध उस समय हो रहा था जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। उसी युद्ध को अंत करने के लिए कहा गया था साल 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति हुई थी, जिसका नेता लेनिन था, उसी का नारा दिया गया था युद्ध का अंत करो, क्योंकि रूस का बहुत ही उसमें लॉस हो रहा था, हानि हुआ था, इसीलिए उसमें नारा दिया गया कि युद्ध का अंत करो। पूछता है युद्ध का अंत करो यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत करो का नारा किस क्रांति संबंधित है, तो रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति कब हुआ, 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति का नेता कौन था, तो लेनिन था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये सब जितना क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपने अच्छे से और ध्यान से देखा है, आइए अब आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला मुगल सम्राट कौन था। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहें। जय हिंद।